हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स। उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमारे पास। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है दैट हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो हमारे पास चार्जिंग के हम मेथड्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं कि हमारे पास चार्जिंग किस किस वजह से होती है। तो इसमें तीन मेथड हमारे पास होते हैं, एक रबिंग, एक इंडक्शन और एक हमारे पास जो है वो टचिंग की वजह से। तो जैसे ही सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर लेते हैं, मेटल का बना हुआ है, दैट इज ए मेटल स्फीयर। और इसमें हमारे पास जो है एक इंसुलेटिंग जो है वो हम स्टैंड जो है हम यूज करते हैं, इंसुलेटेड स्टैंड जो है हमने यूज किया। इसके पास हम क्या करते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज जो है वो क्या करते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज जो है वो एक रॉड लेके आते हैं। तो अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज इसके ऊपर पहले से था नहीं, तो नेट चार्ज इसके ऊपर क्या रहेगा, आपके पास जीरो रहेगा। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस नेगेटिव चार्ज को अगर हम निकालते हैं तो स्फीयर कैसा रह जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड से इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो ग्राउंड से कनेक्शन जैसे ही करोगे तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास ग्राउंड में जो है वो मूव कर जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में मूव कर गए तो हमारे पास स्फीयर में देखो सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा है। अब हम इस कनेक्शन को जो है वो काट देंगे। तो काट देंगे तो आपके पास क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के ऊपर बच गया। और अब आप रॉड को अगर यूज कर लेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो मेटल स्फीयर के सरफेस पे जो है वो फैल जाएगा। तो ये हमारे पास एक तरीका हुआ चार्ज करने के लिए मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली बिना उसको टच किए। Solved example 1.2. If 10 to power 9 electrons move out of the body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड इक्वल टू 10 टू पावर 9 हमारे पास है, दैट इज पर सेकेंड हमारे पास वैल्यू है। तो टोटल अगर हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम जो है वो कितना लगता है, इसको t लगता है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, n इंटू टी हो जाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी है, 10 टू पावर 9 और t, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हमें ये बताना हो कि टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी n इंटू में e, दिस विल बी इक्वल टू q, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 10 टू पावर 9, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और इनटू में आ जाएगा टाइम t इक्वल टू q हमारे पास आएगा। तो हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है और q की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज 1 कूलम। तो हमारे पास वैल्यूज अगर हम लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 हमारे पास आएगा। ये हम बोल सकते हैं कि 10 टू पावर 10 अपॉन 1.6 इतने सेकंड जो है वो हमें यहाँ पे लगेंगे। हालांकि हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ईयर्स में। तो ईयर्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 1.6, ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो 365 डेज 24 आवर्स एंड 3600 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 198 years. Solved example 1.3. How much positive and negative charge is there in a cup of water? तो जितना एक चीज क्लियर है कि वाटर के लिए बात देखें तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज होने वाला है, ये आप चीज का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं वाटर के लिए। तो वाटर के पास अगर देखा जाए तो H2O का एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे पास दो जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए देखा जाए कि टोटल हमारे पास कितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना होता है, इनके लिए टोटल मॉलिक्यूलर वेट रहता है 2 + 16 हमारे पास, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट जो रहता है दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम।
ए कप ऑफ वाटर रफली हमारे पास जो होता है ऑन एवरेज 250 ग्राम का हम जो है वो कंसीडर करते हैं। तो अब हम ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 250/18 आ गया। इतने नंबर ऑफ मोल्स म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रहेगी। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको एक बार मिल गए तो अब आप निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्योंकि वो हमारे पास हो जाएगा म्यू इंटू में एन नॉट एवोगाड्रो नंबर। तो 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू हमारे पास आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। 23 H2O के मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे है। और टोटल कितने हो गए हमारे पास, अगर देखा जाए चार्ज, अगर देखा जाए कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के पास चार्ज कितना है, तो 2 प्रोटॉन हमारे पास हाइड्रोजन की वजह से हो गए और 8 जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन की वजह से हो गए। तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास हर मॉलिक्यूल के पास होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो वैल्यू रहती है। तो ओवरऑल हमारे पास नेट चार्ज कितना आया, चाहे वो नेट पॉजिटिव चार्ज बोल दो चाहे वो नेट नेगेटिव चार्ज बोल दो, कितना आया हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इनटू में चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यानी कि सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है 250/18 6.023 इंटू 10⁻23 हमारे पास मल्टीप्लाइड विद 10 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। Solved example 1.4 Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitation force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses. Compare the strength of these forces by determining ratio of their magnitudes for an electron and proton and for 2 protons. तो फर्स्ट ऑफ पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है तो दैट इज K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखें तो दैट इज G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमें रेशियो निकालना है दैट इज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल and this will be equal to K Q1 Q2 upon G M1 M2 हमारे पास आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में ये आपको जो निकालना है दैट इज फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर ए प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल लिखना है तो हम लिखेंगे K इंटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई G इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास आएगा। अगर मास के लिए अगर हम वैल्यूज ये सारी पुट करें तो दिस इज 9 इंटू 10⁻9 हमारे पास आएगा। दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा का स्क्वायर एंड दिस साइड हमारे पास आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2.4 इंटू 10⁻39। ये इन दोनों का रेशियो हमारे पास रहेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल का हम यहाँ पे रेशियो निकालते हैं फॉर प्रोटॉन। सो दिस विल बी K Q प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन G M ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो वैल्यू अगेन 9.9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10⁻11
इंटू में आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यूज आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻36 रहेगी। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर एट 1 एंगस्ट्रम यानी कि 10⁻10 मीटर अपार्ट। तो अगर हम पहले बात करते हैं कि हमारे पास फोर्स कितना लगा होगा, तो फोर्स विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास आएगा। अगर वैल्यू लिखें तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 हमारे पास आएगा। क्यू स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, और हमारे पास आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन हमारे पास आएगी। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा है 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन डिवाइडेड बाई मास इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही चीज हम प्रोटॉन के लिए अगर निकालें तो फोर्स प्रोटॉन पे भी यही लगेगा एक्शन पेयर की वजह से, लेकिन जो मास होगा दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट इज 1.4 इंटू 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Example 1.5. A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 cm as shown in the figure. The resulting repulsion of A is noted. For example, किससे नोट किया गया है, by a beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen. Sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively as shown in the figure B. C and D are then removed and B is brought closer to A at a distance of 5 cm between their centers as shown in the figure C. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C, sphere B and D have identical sizes. Ignore the sizes of A and B in comparison to their separation between their centers. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर हम पहले देखें कि इन दोनों के बीच में अगर हम चार्ज एज्यूम कर लेते हैं कि ये Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो दी गई है 10 सेंटीमीटर, R जो है वो हमें दिया गया है। तो अगर हम इनका फोर्स कैलकुलेट करें तो कितना फोर्स आएगा, दैट विल बी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है वो हमारे पास आएगा, जहाँ पे R की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने दोनों को क्या किया है, दूसरे डायग्राम के अंदर A को C से टच कराया, तो जो चार्ज था वो दोनों में इक्वली जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस Q1/2। और इसी तरीके से B और D को टच किया तो उनका क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए उनका चार्ज भी जो है वो इक्वली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब फाइनली थर्ड स्टेज में इनको कितनी डिस्टेंस पे रख दिया, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी R/2। तो अब अगर हम नया फोर्स निकालें तो वो F डैश कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी K Q1 अपॉन 2 Q2 अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये कैंसल आउट आके हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर विच इज इक्वल टू F, यानी कि फोर्स के ऊपर जो है वो पहले और बाद में कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। Solved example 1.6. Consider 3 charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q with same sign as
स्मॉल क्यू प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं। अगर हम इन फोर्सेस को मेजर करें कि इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पे ए से लेके ओ तक या बी से लेके ओ तक या ओ से लेके सी तक डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। और यानी कि ए ओ लिखो, चाहे आप क्या लिखें, सेंटर से जो है वर्टिसेस की डिस्टेंस, चाहे हम क्या लिखें, ओ बी लिखें या ओ सी लिखें, ये डिस्टेंस जो हमारे पास होती है दैट इज इक्वल टू एल बाई रूट 3 हमारे पास आती है। अब फोर्स की अगर हम बात करें कि क्यू के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा के क्यू चार्ज जो सेंटर पे है हमारे पास, ए चार्ज जो एक वर्टिसेस का चार्ज, और डिस्टेंस जो है दैट इज एल बाई रूट 3 का हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। फाइनली एक फॉर्मूला आता है फोर्स का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों चार्ज जो है वो इक्वल टू क्यू है। जो आपके पास Q1 दे रखा है और Q2 दे रखा है या Q3 दे रखा है, दे आर ऑल आर इक्वल टू Q, यानी कि हर डायरेक्शन में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा आपका, सेम आएगा। अब अगर हम देखें कि हमारे पास एक रूल होता है कि जहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हों, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास क्या होता है, एंगल 2 पाई बाई एन अगर एंगल रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर नेट फोर्स जो है वो आपके पास क्या आता है, 0 आता है। ये हमारे पास एक वेक्टर की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 डिग्री। और इन तीनों के बीच में ये जो एंगल है हमारे पास, यानी कि ये वाला एंगल या इन दोनों के बीच में एंगल या इन दोनों के बीच में, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। और इसलिए हमारे पास फाइनली रिजल्टेंट जो है वो 0 आएगा। अब ये 120 डिग्री हुआ कैसे, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 60 डिग्री का था, लेकिन इसका जो सेंट्रोइड से मिलती हुई लाइन जाएगी दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। बाइसेक्टर जो रहेगा ये 90 है, तो टोटल हमारे पास 120 हो गया। तो ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास कितना आया, 60 डिग्री आया। ऐसे यही हमारे पास 30 हो जाएगा, ये भी हमारे पास कितना आएगा, 60 आएगा, ये वाला एंगल भी 60 आएगा। तो सारे एंगल जो है वो 60 रहे, तो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। Example 1.7. Consider the charges Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. What is the force on each charge? तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के डायग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जैसे फर्स्ट चार्ज Q1 अपने Q के बराबर है, उसके ऊपर लगने वाला 1 2 का जो फोर्स है दैट इज रिपल्सिव फोर्स, और 1 3 का जो फोर्स है वो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यानी कि हमारे पास जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, चाहे वो F13 हो या F31 हो, तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से हम लिखेंगे F23 इक्वल टू F32, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट में F12 इक्वल टू F21। सभी इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हमारे पास है। अगर हम F2 की वैल्यू लिखें तो वो हमारे पास कितनी आएगी, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2F cos थीटा बाई 2 हमारे पास आएगा। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, F है, और cos थीटा 120 बाई 2 हमारे पास, ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 है, तो ये दोनों साइड जो बचे हुए एंगल होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, cos 120 बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। तो बचेगा cos 60 जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो F2 या F1 अगर वो लें तो दे आर इक्वल टू F, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर है, और यहाँ पे k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास हो गई। और Q1 और Q2 कितने हैं, किसके बराबर है, Q के, तो Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज द आंसर। लेकिन यहाँ पे अगर हम F3 की बात करें तो F3 में हमारे पास आएगा 2F cos थीटा 2/2, तो थीटा 2 मतलब 60 डिग्री का एंगल, तो 2F cos 30 आएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो F3 इज इक्वल टू √3F, और F की वैल्यू रखने पे आएगा √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q square upon L square is the answer. Electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to power 4 Newton per Coulomb in figure A. The direction of field is reversed by keeping its magnitude unchanged. A proton falls through the same distance in figure B. Compute the time of fall in each case and contrast the situation with that of free fall under gravity. मोशन की सेकंड इक्वेशन का अगर हम बात करें तो s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास होता है। फ्री फॉल में यानी कि मोशन जब स्टार्ट करता है तो u वाला पार्ट जीरो हो गया, तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2s बाई ए। और यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम एक्सेलरेशन की, तो अगर ग्रेविटी के साथ कंपेयर करोगे तो वो वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन क्या रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू इनटू में ई। या एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्यू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा। तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, दैट टू हमारे पास कितनी डिस्टेंस से गिर रहा है 2 इंटू में s और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज क्यू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू में डिस्टेंस की वैल्यू फॉल जो करता है 1.5 इंटू 10 टू पावर -2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 अपॉन डिवाइडेड बाई चार्ज जो है वो है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 इंटू 10 टू पावर 4। इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पे हमारे पास जो लगभग आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड। इसी तरीके से सेम चीज जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन के लिए तो क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2s इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन इंटू डिवाइडेड बाई q इंटू में e। सारी वैल्यूज फिर से पुट करते हैं, 2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू में मास जो होता है हमारे पास प्रोटॉन के लिए दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -27 divided by q that is 1.6 into 10 to power -19 into electric field that is 2 into 10 to power 4। और पूरे का हमारे पास क्या आएगा, रूट आएगा, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लगभग रहेगी 1.3 इंटू 10 टू पावर -7 सेकेंड। और यही चीज सिंपल अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए बात करें, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी क्यू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, और क्यू की वैल्यू 1.6 10 टू पावर -19 और ई की वैल्यू जो है वो 2 इंटू 10 टू पावर 4 divided by mass of proton 1.6 into 10 to power -27, that is approximately equal to 1.9 into 10 to power 12 meter per second square। तो as comparison to gravitational acceleration यहाँ पे acceleration of proton is very large। Solved example 1.9, 2-point charges q1 and q2 of magnitude 10 to power -8 coulomb and negative 10 to power -8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at points A, B and C shown in the figure। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर EA की बात की जाए तो EA की वजह से A पॉइंट पे Q1 की वजह से जो फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द Q1, यानी कि EA की डायरेक्शन में जो आपको दिखाया गया है। सो दिस इज E ड्यू टू Q1। और जो दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है वो नेगेटिव है तो उसका अट्रैक्टिव रहेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EQ2। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। सारी वैल्यूज फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 दैट इज वैल्यू ऑफ K। Q की वैल्यू 10 टू पावर -8 हमारे पास हो गई डिवाइडेड बाई R, यानी कि 5 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा।
प्लस दूसरे के लिए लिखेंगे तो 9 इंटू 10⁻9, चार्ज हमारे पास ये भी 10⁻80 है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक साइड को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 9 इंटू पावर ऊपर हमारे पास -2 का स्क्वायर, 4 होके ऊपर चली जाएगी 13, यानी कि पावर हमारे पास हो जाएगी 5, 10⁻5 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 25। दूसरी साइड भी हमारे पास आएगा 9 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 25, जिनको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 7.2 इंटू 10�4 न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायरेक्शन जो रहेगी दैट इज टुवर्ड्स Q2। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे बी पॉइंट पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी। तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखा जाए तो Q1 की वजह से डायरेक्शन जो है यहाँ पे Q1 की डायरेक्शन जो है वो इधर आएगी, और Q2 की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास अट्रैक्शन की आएगी। तो ई बी की अगर हम वैल्यू लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू EQ1 माइनस EQ2, क्योंकि B की डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास यहाँ पे कम रहेगा। दोनों के लिए वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो वैल्यू क्या क्या आती है हमारे पास, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8। डिस्टेंस के लिए एक में हम बात करें तो 5 इंटू 10⁻−2 का स्क्वायर है, और दूसरे के लिए अगर हम डिस्टेंस के लिए देखें तो वो हमारे पास आएगी 1.5 इंटू 10⁻−2 का स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे ये वैल्यू मेरे पास आएगी 3.6 इंटू 10⁻4, और माइनस में हमारे पास वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻3। तो दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। एंड फाइनली हमें सी पे जो है वो रिजल्टेंट बताना है। तो एंगल्स को अगर देखा जाए तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है। तो इस ट्रायंगल को जब आप देखेंगे जो किसको सी ए और Q2 को मिला रहा है, तो इसमें आप थीटा निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर जो 0.05 है, और बेस मतलब 0.10 हमारे पास आया 1/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। अगर थीटा ये वाली वैल्यू 60 है तो ये हमारे पास दोनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के हो गए। तो टोटल हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट हमारे पास सी पॉइंट पे क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की। तो Q1 की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही Q2 की वजह से होगा, क्योंकि दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है और जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो KQ/R² से 9 इंटू 10⁻9, चार्ज जो है वो 10⁻−8 हमारे पास हो गया, और डिस्टेंस जो है वो 10⁻−1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से जो सी पे रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2E Q1 ले लो चाहे Q2 ले लो, और cos जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 120/2 आएगा। यहाँ बोल देंगे कि 2E Q1 और cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी 1/2 होती है। तो फाइनली EQ ही बचेगा, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 9 इंटू 10⁻3, और यूनिट है न्यूटन पर कूलम। Solved example 1.10, two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 mm apart. Determine the electric field a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of positive charge as thus shown in the figure। और दूसरा हमसे पूछा गया है एंड बी का जो डायग्राम है वो हमारे पास ये है दैट दिस इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए अगर हम बात करें तो इसमें दो चार्ज यहाँ से जो है वो डिस्टेंस आपको दे रखी है दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर,
और ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दी गई है दिस इक्वल टू 5 mm। अगर हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो दिस इज 0.5 mm हमारे पास आएगी, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो 0.25 हो गया, ये वाला पार्ट भी जो है वो आपका 0.25 हमारे पास हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो B आपका पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा, और जो A जो है वो नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अट्रैक्शन का आएगा। तो फाइनली जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, ई बी माइनस ई ए रहेगा, क्योंकि बी जो है वो पास में है इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे हमें के की वैल्यू पता है कि के की वैल्यू हमारे पास जो होती है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ हमारे पास आएगी। और इसके अलावा जो चार्ज दिया गया है वो दैट इज 10 माइक्रो कूलम हमारे पास क्यू की वैल्यू जो है दिस इज 10 माइक्रो कूलम हमारे पास है। और आर की वैल्यू जो है हमारे पास आर बी की अगर हम बात करें तो बी जो हमारे पास आएगा वो 15 माइनस 0.25 और सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। और आर ए अगर लिखा जाए तो वो हो जाएगा 15 प्लस 0.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर जो है वो हमारे पास वैल्यूज आएगी। तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला है। अदरवाइज दूसरा जो हम यहाँ पे अलोंग द एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है जो कि मोमेंट की फॉर्म में जो दिया जाता है, और वो हमारे पास है के क्यू 2kp अपॉन आर क्यूब, यानी कि 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्यूब हमारे पास आएगा, जहां पे हमारे पास r अपॉन a की जो वैल्यू है वो वेरी वेरी लार्ज देन जो है वो 1 आती है। तो इस फॉर्मूले में जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी हमारे पास, दैट E इज इक्वल टू 2 इंटू P की वैल्यू अगर हम बात करें तो चार्ज इज 10⁻⁻5 कूलम and distance is 5 mm, 5 into 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई वैल्यू हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 9 इंटू 10⁻9 ये हो गया। और आर क्यूब जब हम लिखेंगे तो आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सो दिस इज 15 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब जो है वो हमारे पास आएगा, जिसको सॉल्व करने पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम के आसपास वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला जो एक्सिस के परपेंडिकुलर पॉइंट के लिए होता है दैट इज इक्वल टू पी के पी अपॉन आर क्यूब हमारे पास होता है 9 इंटू 10⁻⁵ इंटू में हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज 10 इंटू 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल क्यूब, जिसको सॉल्व करने पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.35 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम जो है वो हमें वैल्यू मिलेगी। Solved example 1.11 the electric field components in the figure are Ex equal to alpha x to power half Ey and Ez equal to 0, in which alpha equal to 800 Newton per coulomb meter to power half. Calculate the flux through the cube and the charge within the cube. Assume that A is equal to 0.1 मीटर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ x डायरेक्शन में है हमारे पास, एंड उसकी वैल्यू जो है वो x इंटू एल्फा इंटू में x की पावर हाफ के बराबर है। बाकी सभी दोनों जो डायरेक्शंस है ई वाई और ई जेड, इनमें फ्लक्स जो है वो आपका 0 है। और फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर हमारे पास आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस वेक्टर हमारे पास बाकी चारों फेसेस के लिए जो है वो 0 है, सिर्फ एक जो हमें हाईलाइट किया हुआ राइट साइड और लेफ्ट साइड में दिया हुआ है इनके लिए ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमें मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले के लिए कितना आएगा, तो वो आएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 800 और इनटू में x की पावर जो है वो हाफ,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.12 पावर हाफ, और इसकी डायरेक्शन जो है वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो डायरेक्शन जो है वो हमारे पास माइनस आई कैप जो है वो आ जाएगी। इसके साथ जब हम दूसरा लिखेंगे कि राइट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 800, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी हो चुकी है 2a, यानी कि 2 इंटू में 0.1 की पावर हाफ, और ये जो है वो प्लस आई कैप डायरेक्शन में हमारे पास रहेगा। तो अब लेफ्ट वाले से अगर आप फ्लक्स लिखोगे तो लेफ्ट वाले के लिए फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एल इंटू में डेल्टा एस हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई एल इंटू में ए स्क्वायर। कॉस थीटा के लिए देखा जाए तो फ्लक्स जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास ई एल इंटू में ए स्क्वायर वैल्यू आएगी। इसी तरीके से राइट वाले के लिए जब लिखेंगे तो वो ई आर इंटू में डेल्टा एस वेक्टर एरिया वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ई आर इंटू में ए स्क्वायर, पर ये वैल्यू हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है दैट इज सेम। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में हमें अगर नेट फ्लक्स बताना है तो यहाँ पे हमारे पास नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई आर माइनस फाई एल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि फाई आर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू 800 है। इसके बाद हमारे पास और क्या कॉमन आ जाएगा, तो 0.1 की पावर हाफ, ये भी आपके पास कॉमन आ जाएगा। पीछे बचेगा √2 माइनस 1, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके बाद जो हमारे पास, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट के लिए चार्ज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज पोर्शन में हमारे पास कितना चार्ज आएगा, तो वो आ जाएगा 1.05 इंटू 8.854 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, तो 8.8 है, यानी कि लगभग वैल्यू हमारे पास 9.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम के बराबर आपके पास आंसर आएगा। Solved example 1.12, electric field is uniform and in the positive x direction of positive x-axis and uniform with the same magnitude but in negative x direction for negative x. It is given that E is equal to 200 Newton per coulomb when x is greater than 0 and minus 200 Newton per coulomb when x is less than 0. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x is equal to plus 10 cm, the other is at x is equal to minus 10 cm. What is the net outward flux through each flat face? तो इस फेस से हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है E डॉट डेल्टा एस वेक्टर हमारे पास होता है। तो अगर हम बात करें कि E कितना है तो दैट वैल्यू इज गिवन 200, और अब हम बात करें कि S कितना है तो S हमारे पास कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू में आर, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 0.05 स्क्वायर हमारे पास जो है वैल्यू आएगी, जिसको सॉल्व करने पे 200 इंटू में 3.14 इंटू में 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आएगी 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज फ्लक्स फ्रॉम ईच फ्लैट फेस हमारे पास वैल्यू आएगी, और यही वैल्यू जो है वो हमारे पास राइट वाले के लिए आ रही है, यही वैल्यू जो है वो हमारे पास लेफ्ट वाले के लिए वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। अगर हम साइड ऑफ द सिलेंडर के लिए बात करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स फील्ड जो है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इधर के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के
परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो साइड फेस का जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो अगर हम बात करें कि आउटवर्ड कितना है, तो आउटवर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों ही साइड से जो फ्लक्स है वो आपका बाहर की तरफ जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास लेफ्ट वाली भी बाहर की तरफ है और राइट वाला भी बाहर की तरफ है। तो 1.57 प्लस 1.57 यानी कि 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारे पास वैल्यू आई। एंड फाइनली अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज पूछा कितना है, तो चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज Q इज इक्वल टू फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.14 और वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की रखेंगे तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 3 27 यानी कि 2.78 इंटू पावर्स को सॉल्व कर लोगे तो 10⁻⁻8 कूलम जो है वो आंसर आएगा। Example 1.13 An early model of an atom considered it to have a positively charged sphere of nucleus charge Zd and surrounded by uniform density of negative charge up to radius r. The atom is whole is a neutral. For this model, what is electric field at distance r from the न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस r के लिए हम दो केस यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। एक जब हमारे पास कैपिटल R से कम हो और दूसरी कंडीशन में जब हमारे पास स्मॉल r कैपिटल R से ज़्यादा हो। तो कैपिटल R से अगर ज़्यादा होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डेल्टा S, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। एंड फाई हमारे पास होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें यहाँ पे ये पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में डेल्टा S। और क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो आउटसाइड के लिए यहाँ पे चार्ज जो है इनक्लोज चार्ज दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड जो है वो हमारे पास 0 आएगी। अब हम बात करते हैं इनसाइड के लिए हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी। तो अगर हम फ्लक्स लिखें तो फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में r डिस्टेंस का हम एक छोटा सा स्फीयर जो है वो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। अब नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो दैट विल बी 5 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर हमारे पास आएगा। फाई की वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि चार्ज कितना है। तो चार्ज के लिए अगर हम बात करें कि चार्ज इनक्लोज्ड हमारे पास कितना होगा तो प्लस Ze चार्ज जो है वो हमारे पास किसकी वजह से है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की वजह से है। साथ में हमारे पास जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो चार्ज हमारे पास यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोला गया है कि डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है कि चार्ज कितना होगा दैट विल बी Ze और टोटल कितने वॉल्यूम में स्प्रेड है तो दैट इज 4/3 पाई r क्यूब एरिया में हमारे पास स्प्रेड है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो चार्ज नेगेटिव चार्ज हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो है वो एक्चुअली हमारे पास नेगेटिव यहाँ पे रहेगी। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी तो प्लस Ze तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके अलावा नेगेटिव चार्ज कितना है तो कितने एरिया वॉल्यूम में हम निकाल रहे हैं तो दैट इज 4/3 पाई r क्यूब नेगेटिव माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से और डेंसिटी कितनी है दैट इज रो हमारे पास आया। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी Ze हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब और डेंसिटी के लिए लिखेंगे तो Ze अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। आगे सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारे पास Ze जो है वो कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा 1 माइनस कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हमें ये निकालना है कि हमारे पास जो फाई है उसकी वैल्यू क्या थी, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। चार्ज की वैल्यू रखोगे Ze अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, आगे हमारे पास आ जाएगा -1/r क्यूब अपॉन
आर क्यू हमारे पास वैल्यू आई। और नेक्स्ट हम इसको आगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी जेड आई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर माइनस r by capital R cube. So this is the electric field when small r is less than capital R. और उस सेंस में ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने का मतलब हमारे पास क्या आएगा, दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हमारे पास रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इसलिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।